Hello friends, today we will talk about mitochondria. We will study about the light structure of animal cell, electron microscope structure of animal cell, and that is also the deep structure of nucleus. Today we will talk about what is the structure of mitochondria. Mitochondria is the most essential cell organelles that's present in every cell. Either it is a plant cell or animal cell, because mitochondria is responsible for aerobic respiration. इसका मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, इसीलिए ये हर सेल में पाया जाता है, चाहे वो सेल प्लांट का हो या चाहे वो सेल एनिमल का हो। तो मैंने इसका डायग्राम भी बनाया और प्लस में लेबल भी कर दिया है। जान लेते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, इसके सारे जो लेबल किए हुए हैं उन सब के बारे में जान लेते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि पहले की वीडियो में बताया था मैंने कि जितने भी मेम्ब्रेन्स होते हैं, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन हम लोग ले लेते हैं, तो ये भी बना किसका होता है? लिपिड एंड प्रोटीन। सारे के सारे मेम्ब्रेन किसके बने होते हैं? लिपिड एंड प्रोटीन। दैट इज, so here is outer membrane, inner membrane। ये कल मैंने न्यूक्लियस में भी दिखाया था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है। ओके, तो कल हमने पढ़ा था पेरीन्यूक्लियर स्पेस, इसमें होता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसका जो कल हमने जो पढ़ा था उसका डायमीटर कितना था? 400 एंगस्ट्रॉन। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये स्पेस होता है इसका होता है 80 एंगस्ट्रॉन। 80 एंगस्ट्रॉन ये होता है इसका डायमीटर। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस का जो डायमीटर होता है वो होता है 80 एंगस्ट्रॉन। अब आ जाता है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, आप देख रहे हैं दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जितने भी हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। व्हाट इज क्रिस्टी? क्रिस्टी इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इन ऑन व्हिच द ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। हम क्रिस्टी का डेफिनेशन लिख देंगे आगे जाके। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन, मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन करता है उसमें सबसे रेस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के भी 3 पार्ट होते हैं, इसको भी मैं आगे बताऊंगा। तो ऑक्सीजन हो गया ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिस है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। जैसे हम लोग कोई भी रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? एक हम लोग करते हैं ब्रीदिंग, एक होता है रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में हम लोग नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, जैसे सांस लेते हैं और एयर को इन करते हैं, एयर को आउट करते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो एयर को हम लोग इन करते हैं वो हमारे सेल तक पहुंचता है और सेल में जाके हम जो फूड सब्सटेंसेस को इंटेक करते हैं उसको तोड़ता है। तोड़ने के बाद हमें एनर्जी देता है। तो एनर्जी हमें कहां से मिलती है? तो एटीपी। अब एटीपी क्या है? व्हाट इज एटीपी? एटीपी इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। 3 होते हैं, एडीपी, एएमपी। जब एएमपी में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है या फिर तो एडीपी का फॉर्मेशन होता है, और जब एडीपी में फिर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो एटीपी का फॉर्मेशन करता है। और ये कब होता है? जब किसी भी प्लेस पे 12 किलो कैलोरी एनर्जी से ज्यादा जब एनर्जी निकलता है तो कोई बनेगा, जैसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तब जुड़ता है। जब किसी भी रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन के प्लेस के जगह जहां 12 किलो कैलोरी एनर्जी से ज्यादा एनर्जी निकलता है तो वहां पे एटीपी, एडीपी या एएमपी तीनों में से किसी का सिंथेसिस होता है। तो आगे बात कर लेते हैं। अब डीएनए हम लोग बहुत तरह के जानते हैं। डीएनए जैसे हो गया एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सर्कुलर डीएनए। ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें खुद का डिवाइडिंग कैपेसिटी होता है। जैसे हम ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम एक्सेट्रा। क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, खुद से डिवाइड करता है। तो ये हो गया डीएनए। डीएनए किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जो डीएनए होता है उसके पास एक कोड रहता है, आगे हम जाके आपको बताएंगे प्रोटीन का सिंथेसिस भी कैसे होता है। तो आगे बढ़ते हैं मैट्रिक्स। जैसे हम से पढ़े कि जो बैकग्राउंड फ्लूइड होता है जो कि सारा कुछ कंटेन करता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं क्रिस्टी, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो सेल ऑर्गेनेलिस था, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का एक ऑर्गेनेलिस था, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज क्रिस्टी? व्हाट इज क्रिस्टी? द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, the finger-like structures that found in mitochondria. That found in mitochondria on which the oxysomes are present. On which oxysomes are present. मैंने बता दिया क्रिस्टी क्या है? A finger-like structure that forms in mitochondria on which the oxysomes are present. और oxysome क्या है? Oxysome helps in aerobic respiration. अगर हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन नहीं होगा तो हमारे पूरे बॉडी में पेन होता है। थोड़ी देर के लिए हम जान लेते हैं क्यों पेन होता है, आखिर क्यों होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा, आखिर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होने के कारण हमारे बॉडी में पेन क्यों होता है। तो देखिए, जैसे हम जो रेस्पिरेशन करते हैं जिसमें ऑक्सीजन, अगर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचे तो उसमें क्या होता है, वहां पे अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो कैरी होने लगता है हमारे मसल्स के द्वारा। हमारे मसल्स में क्या होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। कब होगा? जब हमारे मसल्स तक ऑक्सीजन ना पहुंचे। अनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। तो क्यों पेन करेगा आखिर? जब मसल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करने लगता है, तो पेन क्यों होगा? अनएरोबिक रेस्पिरेशन में पेन क्यों होगा? क्यों पेन होगा? बिकॉज अनएरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, जैसे C6H12O6, ये हो गया हमारा ग्लूकोज, प्लस 6O2, ठीक। ये एनर्जी, वाटर, ये सब एयर में जैसे हो गया, तो हम यहाँ पे कर देते हैं प्लस 6H2। तो क्या निकलेगा हमारा, यहाँ पे एनर्जी देगा हमको, जैसे वाटर हो गया, तो यहाँ पे निकलेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। देख ले बैलेंस इक्वेशन 6 ठीक। तो यह हो गया हमारा, जैसे ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। अब अनएरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात कर लेते हैं। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे CO2 निकला, एनर्जी निकला, तो यहाँ पे एनर्जी निकलने के लिए क्या जरूरत है, लैक्टिक एसिड। इसमें फॉर्मेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड जो कि पेनफुल होता है। तो ये कारण होता है हमारे जब हम प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर्ली रेस्पिरेट नहीं कर पाते हैं, तो हमारे मसल्स में पेन होता है। कभी कभी पैरों में दर्द होता है, तो मेन कारण ये है लैक्टिक एसिड। जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन मसल्स कैरी करने लगते हैं तब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण पैर या बॉडी के किसी पार्ट में दर्द होता है, ठीक। तो हम यहाँ पे थे ऑक्सीजन हेल्प इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन आपको पता चल गया होगा क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हुआ तो हमारे बॉडी में खाना टूटेगा नहीं। जैसे हमारे बॉडी को क्या चाहिए, तो हम च्यूइंग करते हैं तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। सिंपल सब्सटेंसेस जैसे प्रोटीन हमारा डाइजेस्ट कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। तो एंजाइमेटिक रिएक्शन में ये सारे जो सेल्स में टूट जाते हैं किस फॉर्म में, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एक्सेट्रा। एरोबिक रेस्पिरेशन अब हम जान लेते हैं ऑक्सीजन का कितना पार्ट होता है। तो ऑक्सीजन का भी 3 पार्ट होता है। मैंने पिछले डायग्राम में बनाया था, कुछ इतना ही पार्ट दिख रहा होगा आपको, इतना ही पार्ट आप लोगों को दिख रहा होगा। पिछले जो माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने बनाया था तो यही पार्ट होगा, लेकिन इससे ज्यादा होता है, मतलब एक पार्ट बढ़ जाता है, जिसको हम बेस पीस बोलते हैं, अभी बनाते हैं, ठीक।
तो ये बेस पीस बढ़ जाता है हमारा। इसको हम लोग बोलते हैं हेड पीस, स्टॉक पीस एंड बेस पीस तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। यही एटीपी को कैरी करता है। एटीपी यहाँ पे जो ये जो ऑक्सीजन को इन करेगा, ऑक्सीजन को इन करता है, बाद में इसमें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि एटीपी का फॉर्मेशन करता है। एटीपी का फॉर्मेशन कैसे हो गया भाई, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा। यहाँ तक कि क्रेब्स साइकिल हो गया, जहां भी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, जैसे लाइट एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, वहां पे भी एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे इसको आई कैन इरेज दिस, ऑफ कोर्स आई कैन। नाउ हियर वी टॉक, सपोज दैट हियर इज AMP। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। AMP हम लोग लिख लेते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक, इसके बाद होता है ADP, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। इसके बाद होता है ATP, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग कॉपी कर सकते हैं। मैंने अभी तक जितना भी दोनों वीडियो में बताया है, तो उसको आप लोग कॉपी कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब आपको बताते हैं आगे का प्रोसेस। जब AMP यानी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, ये क्या है हमारा, ये है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, करेक्ट। तो ये क्या फॉर्म कर देगा, ADP। अच्छा, फिर ADP में एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा प्लस, ये फॉर्म करता है ATP। अब लोग समझ में आ गया ये चीज, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं, तो ATP जब ब्रेक करता है, ठीक, जब हम मान लेते हैं AMP, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक। तो ATP को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जब इसका एक बॉन्ड टूटता है, ये क्या है हमारा, ये है बॉन्ड, क्या है, बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड है, ठीक। जब इसका एक बॉन्ड टूटता है, ठीक, ATP कहीं भी सिंथेसाइज हो सकता है हमारी बॉडी में, जहां पे 12 किलो कैलोरी एनर्जी से ज्यादा एनर्जी निकलता हो, वहां पे ATP सिंथेसाइज होता है और हमारे मसल्स वगैरह में स्टोर हो जाता है। जब हमें एनर्जी चाहिए तो ATP टूट जाता है। AMP या ADP में जब एक जैसे हम ले लेते हैं, जैसे ATP जब टूटता है तो ADP, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता है। जब इसका एक बॉन्ड टूटता है तो कितना एनर्जी देता है, वहां पे कितना एनर्जी निकलता होगा, यहाँ से निकलता है, जब ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ से निकलता है 12 किलो कैलोरी एनर्जी। समझ में आया? यानी कि जब ये टूट जाएगा, पूरी तरह टूट जाएगा, तो कितना देगा, 12 24 36 किलो कैलोरी एनर्जी एक ATP देता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर पूरे बॉडी में 10 लाख ATP सिंथेसाइज होंगे तो कितना एनर्जी हमारे बॉडी को मिलेगा। तो ये सबसे यहाँ पे जो एनर्जी जो मेन रीजन है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिस है हमारे बॉडी के लिए, ठीक। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने DNA के बारे में। व्हाट इज DNA? What is DNA? DNA is a double structure that contains nucleotide, nucleoside, etc. That helps in division of cell, division of any cell organelles, etc. Correct? तो ये हम पहले पढ़े थे न्यूक्लियस में कि जीन, आप लोग को कंफ्यूजन हुआ व्हाट इज जीन, व्हाट इज क्रोमोसोम कैसे बनता है, फिर जीन कैसे बनता है, एक्सेट्रा। तो ज्यादा आप लोग को अभी डिटेल में नहीं जानना है। नॉर्मल से व्हाट इज जीन इज ए फ्रैगमेंट ऑफ DNA। जीन क्या है, फ्रैगमेंट ऑफ DNA है और कुछ नहीं है। तो DNA का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल होता है।
ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। आरएनए क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आप 9th में तो सबको पता होगा। एक होता है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड, करेक्ट। इसके 3 पार्ट्स होते हैं आरएनए के 3 पार्ट होते हैं। आरएनए आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज mRNA, tRNA, rRNA, यानी कि मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। यहां पर लिख देते हैं मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, करेक्ट। ये होता है आरएनए। आरएनए क्यों, मतलब क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है? क्योंकि आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए जो होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, करेक्ट। तो आरएनए में मतलब क्यों होता है? आखिर कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा व्हाई देयर इज, तो क्यों यही सिंथेसिस करेगा प्रोटीन में? ये भी तो कर सकता है। आखिर इसमें भी स्टैंड है, ये भी स्टैंड है। नहीं, प्रोटीन का जो सिंथेसिस करता है वो केवल सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ही करता है, करेक्ट। डीएनए जो है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड, जबकि आरएनए होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। यहाँ पे जान लेता है सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट। हाँ, एक और बात, माइटोकॉन्ड्रिया जो मैंने स्ट्रक्चर दिया था उसमें ऑक्सीजोम केवल उतना में ही नहीं, पूरे दृष्टि में होता है। मैंने थोड़ा सा ही बनाया था क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है, तो मैंने पूरे पर नहीं बनाया, थोड़ा सा बनाया, लेकिन वो पूरे पर होता है, इतना ध्यान रखिएगा। फॉस्फेट यहाँ पे हम देख लेते हैं, शुगर के साथ क्या होता है? शुगर के साथ वो जुड़ता है। जैसे न्यूक्लियोसाइड कितने तरह के होते हैं? एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, 4 तरह के न्यूक्लियोसाइड होते हैं। तो देख लेते हैं एडेनिन, थायमिन जो है एडेनिन के साथ रहता है, गुआनिन और साइटोसिन के साथ रहता है। तो एडेनिन थायमिन के साथ 2 बॉन्ड के साथ जुड़ता है, फिर गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक। इसके बाद फिर याद आएगा ये ए टी, ठीक। उसी तरह आगे चलते रहेगा, एक के बाद एक के बाद एक। तो इसी तरह डीएनए फॉर्मेशन होता है। जब सेल डिवाइड करता है, कोई भी सेल ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है, तो सबसे पहले ये बॉन्ड टूटते हैं। ये बॉन्ड टूटते हैं तो दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, फिर एक स्ट्रैंड से दूसरे नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी तरह जैसे जैसे डीएनए डिवाइड होगा तो एक न्यूक्लियस से नया न्यूक्लियस बन जाएगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया से नया माइटोकॉन्ड्रिया, फिर सारे सेल ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके एक सेल से नया सेल बना देते हैं, जो कि विर्चाओ ने दिया था। मैंने वीडियो में बताया था दैट विर्चाओ गिव्स द न्यू सेल इज फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। आज का टॉपिक इतना ही तक रहने देते हैं, कल हम लोग बात करेंगे अदर सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ वीडियो में तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, और जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।